दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आयोग की आंसर की के अनुसार सर्वशुद्ध हल। इसमें हम प्रश्नों को सॉल्व करते समय उनसे संबंधित कुछ अतिरिक्त तथ्यों को भी तैयार करेंगे ताकि आप आगामी परीक्षाएं जो आयोजित होने वाली हैं आयोग द्वारा उनके सामान्य अध्ययन के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार कर सकें। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आप जो भी प्रश्नों का ट्रेंड है पूछने का आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए तो उसको आप समझ सकें, और यदि इनमें से कुछ प्रश्न रिवाइज किए जाते हैं तो उनके लिए भी आपको ये वीडियो बेहद जो है हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है स्वास्थ्य की परिभाषा, जिसे संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण अवस्था के रूप में देखा जाता है जो केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, किसके द्वारा दी गई है? तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1948 में स्वास्थ्य की ये परिभाषा दी गई थी 1948 में, कि स्वास्थ्य केवल बीमारियों या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि ये पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की एक स्थिति है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सतत विकास की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह समझाता है? तो सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? दोस्तों सतत विकास एक ऐसी विकास प्रक्रिया है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतें पूरी करती है, और इसका मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए बिना विकास, ये सतत विकास या संपोषणीय विकास कहलाता है। अगला प्रश्न है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल में किस भारतीय त्यौहार को शामिल किया गया है? तो ये है दीपावली। यूनेस्को ने 10 दिसंबर 2025 को, ये डेट है आपका 10 दिसंबर 2025, याद रखिएगा। यूनेस्को ने 10 दिसंबर 2025 को दीपावली को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में आधिकारिक तौर पर शामिल किया है, और ये महत्वपूर्ण घोषणा नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के 20वें सत्र के दौरान की गई, और इस सूची में शामिल होने वाला ये भारत का 16वां सांस्कृतिक तत्व था। अगला प्रश्न भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है कि भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में शिक्षा और संस्कृति का जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी मूल अधिकार हैं वो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आजकल प्रयुक्त शब्दावली जिसे प्राथमिकता दी जाती है वो क्या है? ऑप्शन है आपके सार्वजनिक ऋण की वापसी, अस्वीकृति, भुगतान का निलंबन या स्थानांतरण स्थगन। तो सही उत्तर स्थानांतरण स्थगन। सार्वजनिक ऋण या पब्लिक डेब्ट के पुनर्भुगतान के लिए स्थानांतरण स्थगन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। शिक्षा आयोग और इनका स्थापना वर्ष। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1917, शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, राधाकृष्णन आयोग 1948-49 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ये 1904 का है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ये 1904 का है, न कि 1917 का। और इस अधिनियम को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता वाले 1902 के विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था।
रैले कमीशन की सिफारिशों के आधार पर जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करना और विश्वविद्यालयों के प्रशासन को पुनर्गठित करना था। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी की कौन सी किस्म जो शुरू में यमन से लाई गई थी भारत में उत्पादित की जाती है और दुनिया भर में उसकी बहुत मांग है, तो ये है अरेबिका कॉफ़ी। दोस्तों आप जान लीजिए, अरेबिका कॉफ़ी ये शुरू में यमन से लाई गई थी। इसका उत्पादन भारत में होता है और दुनिया भर में इसकी बहुत मांग है। अगला प्रश्न है, देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन ये दिसंबर 1885 में, और ये तिथि याद रखिएगा आप, 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में आयोजित किया गया था। बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये सम्मेलन हुआ था और इसमें देश के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मूल रूप से ये अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ प्लेग फैलने के कारण इसे बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया था और इस सत्र की अध्यक्षता प्रख्यात बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं। तो ये हैं कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, आपको बताना है। तो ये 12 सदस्य। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83, देखिए अनुच्छेद 83 के अंतर्गत किया जाता है और ये मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी के भंडारण के लिए कौन सा जो है पारंपरिक भूमिगत टैंक बनाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको टंका कहा जाता है। जैसे टंकी होती है उसी तरह राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी के भंडारण के लिए पारंपरिक भूमिगत टैंकों को टंका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक सचिव थे। तो ये था पंजाब नौजवान भारत सभा। देखिए दोस्तों, नौजवान भारत सभा की स्थापना मार्च 1926 में लाहौर पंजाब में हुई थी। इसके प्रमुख संस्थापकों में शहीद भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और छबील दास शामिल थे। ये मुख्य रूप से एक वामपंथी युवा संगठन था जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक खुले मंच के रूप में बनाया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। 74वां संविधान संशोधन, केंद्र राज्य संबंध, तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1992 का है और ये शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। याद रखिएगा, शहरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन, न कि केंद्र राज्य संबंधों से। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के रूप में निर्देशित करके अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार प्रमुख जो गैस हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान जो है, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान 60% होता है और इसी तरह मीथेन CH4 का योगदान लगभग 20% होता है
और इसके अलावा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का योगदान कितना होता है, लगभग 14% होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O का योगदान 6% के बराबर होता है। इसके अलावा दोस्तों जलवाष्प यानी वाटर वेपर भी पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है, जो तापमान के अनुसार प्राकृतिक चक्र का हिस्सा होती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 कहाँ संपन्न हुई थी, तो ये ब्राज़ील में बेलम जगह है। देखिए बेलेम जगह है, बेमेल नहीं बेलेम। तो बेलेम ब्राज़ील में आयोजित की गई थी UNFCCC की COP 30 सम्मेलन। और ये सम्मेलन अमेजन बेसिन में 10 से 21 नवंबर, ये 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच ये आयोजन किया गया था। अमेजन वर्षावन के करीब होने के कारण इसे फॉरेस्ट COP भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 9वीं सदी के अब्बासिद खलीफा अल मामून ने निम्नलिखित में से किस अकादमी की स्थापना की जिसमें दर्शन और विज्ञान पर यूनानी, फारसी और संस्कृत के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने का महत्वाकांक्षी परियोजना हाथ में लिया गया था? तो ये अकादमी थी बैत अल हिकमा। बैत अल हिकमा ये 9वीं सदी के अब्बासिद खलीफा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहले निर्माण किसने किया था? तो उत्तर है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिस ने। दोस्तों रैगनर फ्रिस का जन्म ये 3 मार्च 1895 को नॉर्वे में हुआ था और ये नॉर्वे के अर्थशास्त्री रहे। 1969 के आर्थिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के सह विजेता भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कोड भाषा में HIM-ACE को 21 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में SIP-TAG को क्या लिखा जाएगा? तो ये जो है HIM, H का मतलब होता है अंक में 8 और I का 9, M का 13, तो 8, 9, 13 बराबर 30 हो जाएगा। देखिए 30 में से ACE, A मतलब वो 1, C का मतलब 3 और E का मतलब 5, तो ये हो जाएगा 9। 30 में से 9 घटा देंगे तो 21 हो जाएगा। इसी तरह SIP जो है सभी शब्दों का स्थान के क्रम में जब जोड़ेंगे तो SIP का मतलब 44 हो जाएगा। इसमें से TAG यानी 28 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 16। ऑप्शन D आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो ये है परिप्रशांत महासागरीय मेखला, यहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, आप जान लीजिए। और ये जो है ज्वालामुखी और भूकंप वाला क्षेत्र है जिसको पैसिफिक रिंग फायर यानी प्रशांत महासागर की अग्निवलय श्रृंखला भी कहा जाता है। अग्निवलय कहा जाता है रिंग ऑफ फायर और परिप्रशांत महासागरीय मेखला, यहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पृथ्वी के लगभग 75% सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन हैं कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, बिल्कुल सही है। सूर्यकांत भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ये 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं, तो यहाँ पर केवल कथन 1 सही होगा। याद रखिएगा, उन्होंने 24 नवंबर 2025 को अपना पदभार ग्रहण किया और वे इस पद पर 10 फरवरी 2027 तक रहेंगे। तो याद रखिएगा, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत हैं और ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस शीर्षक से किया था? तो ये सिर्रे अकबर शीर्षक से दारा शिकोह द्वारा उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। दोस्तों ये किसके समय काल में? तो दारा शिकोह के पिता शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया और दारा शिकोह ने इन उपनिषदों का संस्कृत फारसी में अनुवाद कराया जिसको सिर्रे अकबर यानी महान रहस्य कहा जाता है।
उन्होंने ये अनुवाद इसलिए किया ताकि हिंदू और मुस्लिम विद्वान एक दूसरे के धर्म और दर्शन को समझ सकें, और ये कार्य 1657 में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है विकसित भारत गारंटी योजना आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025, यानी विकसित भारत ग्रामीण रूरल आजीविका मिशन ग्रामीण, ये VBG राम जी, ये बिल 2025 मनरेगा की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नयन में प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मनरेगा में संरचनात्मक कमजोरियां, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में असमर्थ, पारदर्शिता और योजना का अभाव और जवाबदेही का अभाव था। तो इसमें से कौन सा कूट आपका सही है? तो आप जान लीजिए ये सभी कारण सही हैं कि मनरेगा से जी राम जी में क्या क्या समस्याएं थी जिसके कारण ये 2025 में ये अधिनियम पारित किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा संवैधानिक प्राधिकारी 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करता है? लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण 2 तरीके से होता है। पहला तरीका दल बदल, याद रखिएगा, पहला तरीका दल बदल है, और दूसरा तरीका अन्य आधार जैसे लाभ का पद। तो इसमें पूछा गया है दल बदल के आधार पर, तो कोई सदस्य दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है तो इस अयोग्यता का फैसला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और आप जान लीजिए कि अगर कोई अन्य अयोग्यता का प्रश्न उठता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत, तो इसका फैसला जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा। दल बदल के आधार पर लोकसभा स्पीकर और अन्य कोई कारण होता है तो राष्ट्रपति इस मामले में चुनाव आयोग के राय के अनुसार इसका निर्धारण करते हैं कि कोई सदस्य लोकसभा का अयोग्य है या नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी जानते हैं गुरु नानक जी का जन्म 1489 में तलवंडी के यानी ननकाना साहिब में हुआ था। एक और प्रश्न है मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये हैं शेरी सिंह। इन्होंने अक्टूबर 2025 में ये खिताब जीता है। तो याद रखिएगा मिसेज यूनिवर्स 2025 शेरी सिंह ने अक्टूबर 2025 में ये खिताब जीता, और ये ओकाडा मनीला फिलीपींस में इसका आयोजन किया गया। शेरी सिंह प्रतिष्ठित मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतने वाली पहली और एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने मनीला में आयोजित प्रतियोगिता में इतिहास रच दिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका परिकल्पना मुख्य रूप से इमैनुअल कांट के द्वारा 1755 में दी गई थी। बाद में 1796 में फ्रांसीसी गणितज्ञ और खगोल शास्त्री पियरे साइमन लाप्लास, यहाँ पर लाप्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, पियरे साइमन लाप्लास ये फ्रांस के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हैं। इसमें इन्होंने सुधार किया और इस परिकल्पना के अनुसार सौर मंडल का निर्माण गैसों और धूल के एक घूमते हुए बादल से हुआ है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे सामान्य रूप से ये परिकल्पना आदर्शवादी दार्शनिक इमैनुअल कांट के द्वारा 1755 में दी गई थी। 1796 में फ्रांसीसी गणितज्ञ और खगोल शास्त्री पियरे साइमन लाप्लास ने इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्री को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चौधरी चरण सिंह, तो ये जुलाई 1979 से 1980 तक रहे। जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989, 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। HD देवगौड़ा 1996 मतलब 1 जून 1996 से 1997 तक रहे। और PV नरसिम्हा राव ये 1 जून 1996 से देखिए 1 जून PV नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। तो क्रम हो जाएगा देखिए
1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है खादर मिट्टी बांगर मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है, बिल्कुल सही है। कारण है कि खादर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है जिसमें महीन कणों की सांद्रता अधिक और कंकड़ ग्रंथियां कम होती हैं, बिल्कुल सही हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब लेड नाइट्रेट पाउडर को एक क्वथन नली में गर्म किया जाता है तो भूरे रंग की फ्यूम निकलती है, ये फ्यूम क्या है? तो ये NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड है। जब लेड नाइट्रेट पाउडर को क्वथन नली में गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। लास्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। AIEOIU और लास्ट में UE। तो ये बावेल्स हैं, स्वर हैं AEIOU और उसके बाद IOUAE। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देखिए, ये जो 30 प्रश्न थे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए थे और आयोग द्वारा इनका ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ये हल था और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।